एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान सबका यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का राइज। ठीक है फाइन, बॉइलिंग पॉइंट का राइज यानी कि जब हम एक सॉल्वेंट में वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। ध्यान रखना आप सबने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसमें? वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। वेपर प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज। जब आप वोलेटाइल सॉल्वेंट हो उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। क्लियर है क्यों इंक्रीज करता है? ये हमने पढ़ चुके हैं, रिलेटिव कूलिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, होता क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आ गई बात? वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या होता है वो? बॉइलिंग टेम्परेचर। तो जब वेपर प्रेशर क्या कर गया? डिक्रीज। मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वेपर प्रेशर ये है। ठीक है, पहले यहां से यहां तक पहुंचना था। समझ आ गई? अब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो अब यहां से यहां तक पहुंचना। तो पहले यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए था, अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। समझ आ गई? दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हमने ग्राफिकली अगर हम समझना चाहे, ग्राफिकली समझ सकते हैं। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर टुवर्ड्स दिस साइड एंड टेम्परेचर टुवर्ड्स दिस साइड, लेट अस सपोज दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर जो है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। यहां से सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर सेम है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो टेम्परेचर है दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट इज प्योर सॉल्वेंट। ये वेपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर यहाँ पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच गया, यानी कि करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। समझ आ गई बेटा बात? अगर मैं सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं, वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज। प्लीज कीप इट इन माइंड, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे ही आएगा। पेपर में कभी भी सॉल्यूशन ऊपर और सॉल्वेंट नीचे मत लिखना। समझ आ गई बेटा बात? समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज। अब फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट इज ओवर हियर, दिस इज टीबी। सो दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूशन। बेटा समझ आ रही है सबको? समझ आ रहा है बेटा? सबको समझ आ रहा है? ठीक है फाइन। नाउ ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच का टेम्परेचर का दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी, एंड डेल्टा टीबी इज व्हाट? डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी क्या होता है बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सॉल्वेंट में हमने वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दिया। आप देख रहे हो सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है, सॉल्वेंट का कम आ रहा है। इज दैट क्लियर? ग्राफिकली देखो ना, इस तरह का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन का, दिस इज फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है और इसका कम है, और यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बेटा समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है कि नहीं? सबको क्लियर हो रहा है? हाँ जी समझ आ रहा है? ठीक है फाइन। सो दिस इज डेल्टा टीबी दैट इज डिफरेंस इन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ पे आ गया केबी इनटू एम, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के यहाँ पे केबी आया। केबी इज व्हाट? केबी इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, केबी इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और m इज मोलालिटी, डेल्टा टीबी इज द बॉइलिंग टेम्परेचर या एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर। क्लियर है सभी को? व्हाट इज kb? kb क्या है? kb जो होता है, अगर मैं m की वैल्यू को 1 कर दूं तो kb किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा टीबी के बराबर हो जाएगा ना। तो kb क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। kb क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
जब 1 मोलर सॉल्यूशन। और ये कहां से पता चला? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, इट इज क्लियर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तब हमें पता चला। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात सबको? ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है पूछ लो। सो जब हम वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उस ग्राफ से हम निकाल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे? नंबर पे। किस पे डिपेंड करे? नंबर पे। क्योंकि ये मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही है, यानी कि नंबर पे डिपेंड कर रही है, देयरफॉर इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? बेटा समझ आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? श्योर? ठीक है, फाइन। तो अब हम ये पता चल गया कि मोलैलिटी के साथ इसका रिलेशन है। अब हम आगे करते हैं इसको पूरा सॉल्व। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। और आप जानते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास into mass of solvent into 1000, that is delta T। Is that clear to all? समझ आ गई बात सब? ठीक है, फाइन। क्लियर टू ऑल? ठीक है। सो अगर किसी के डाउट है तो वो पूछ लो, नहीं तो मैं क्वेश्चन करवाना है न्यूमेरिकल इसका, इसको लिख लो फटाफट। जिन्होंने नहीं लिखा है वो इसको लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है इसको लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका। ओके फाइन। ये काम करना है आपने। आपका कल स्कूल में टेस्ट किस चीज का? कल केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या रहता है? और कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया मतलब? तो वो कल करके आ गए। कल टेस्ट है? परसों है? कल है? कल है टेस्ट? कल तो मेरे आने से पहले हो गया होगा टेस्ट। आप जो पूछना चाहते हैं पूछो। मेटल कार्बोनिल में मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बॉन्ड बनता है। मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच का बॉन्ड बनता है। मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड, यही पूछ रहे हो ना? यही पूछ रहे हो? मेटल कार्बोनिल है कुछ और है? यही है ना? मेटल कार्बोनिल है या कोई और टॉपिक है? हैरान हो रहे हो इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच का बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बैक पाई बॉन्डिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन बैक पाई बॉन्डिंग करता है, जिसके कारण डबल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड किसके बीच में बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का वेकेंट पी ऑर्बिटल जो कि एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग लेस एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग हाई, एंटी बॉन्डिंग। ओवरव्यू बता रहा हूँ, जब समझाना होगा अलग ढंग से, क्योंकि आप स्कूल में कुछ पढ़ेंगे आपको इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो भरा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें खाली है, वो खाली है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं सिंगल बॉन्ड में से, वो डी ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन वापस सप्लाई है, वो पाई बॉन्ड। तो अगर नहीं समझ आया तो आपने ये सोचना है मेटल का डी ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड के पी ऑर्बिटल से साइडवाइज होगा, एडिशनल बॉन्ड। दिस इज मेटल। समझ आ गया? एप्लीकेशन क्या है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की? ह्यूमन ब्लड, हीमोग्लोबिन, ईडीटीए। ईडीटीए जो होता है वो हार्ड वाटर को डिटेक्ट करने का काम, हार्डनेस डिटेक्ट करने का काम, ये एप्लीकेशन है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है। मेडिसिन में सिस्प्लैटिन एंटी कैंसर ड्रग है। आइडिया दे दिया? ठीक है भाई, समझ आ गई बात? परसों वाला जो टेस्ट होगा वो आपने, जैसे मैं ये कहूँगा, एक आपने क्वेश्चंस नहीं करने हैं सॉल्यूशन के, आप में से मैं ये करवाता जाऊँगा आपको जो आपका टेस्ट हुआ, तो आपका जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो मैंने सॉल्व कर दिया, और ऐसे ही चलेगा। समझ गए? ऐसे ही चलेगा जब ये, क्योंकि मेरी रिवीजन चल रही है, ये सितंबर तक रिवीजन ही चल रही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट अब दो ढाई महीने जो है इसमें रिवीजन ही चल रही है। तो ऐसे ही चलेगा, मैं आपको अगले चैप्टर्स आपके करवाता जाऊंगा, और जैसे न्यूमेरिकल की बारी होगी यहाँ पे इनको क्वेश्चन दूंगा मैं आपके, जो आपको चल रहा होगा उसमें से सॉल्व करूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा आपको। स्कूल में पढ़ना इजी हो जाएगा, पूरा नहीं मैं करवाऊंगा टॉपिक, पढ़ना इजी हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। जो आप परेशानी हो रही है ना, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन, वो कॉन्ट्राडिक्शन सॉल्व कर दो। और व्हेनेवर, आ जाओ बेटा, एक चीज याद रखनी है, जब भी आप मेरे से बात किया करो,
बात करने से बहुत चीजें हल होती हैं। मेरे से बात मेरे पास भी टाइम लिमिटेड होता है। आप कम वर्ड में आप सर को बोलो कि सर बात करनी है, अजय सर से बात करनी है, क्लियर है सर को, एंड डू टॉक टू मी। आप सबके लिए भी बोल रहा हूँ, एवरीवेयर। ओके फाइन, लिख लिया सबने बेटा? आज के लिए इतना बेटा। न्यूमेरिकल फिर मैं कल ही कराऊंगा क्योंकि टाइम आई थिंक आपकी क्लास का भी टाइम है। न्यूमेरिकल इसके कल कराऊंगा, टॉपिक कल करके आ जाना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, ओके फाइन, आज के लिए इतना ही बेटा। ओके टू ओके बेटा, न्यूमेरिकल इसके कल करवा देंगे, कोई टेंशन। डिप्रेशन क्यों? हाँ जी, आप जाओ बेटा, आप भी जाओ बेटा। आप तो बात कर रहे हो, आप बैठो। क्यों, कैसे नहीं मैनेज? मैं तो हेल्प करने नहीं किया, अब कैसे नहीं मैनेज होगा? अब तो मैं सारी सपोर्ट कर रहा हूँ। बोलने दो बेटा, आप क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? टीचर को बोलने दो, क्यों नुकसान कर रहे हो अपना? आपका नुकसान। हाँ बेटा जा सकते हो, आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, लीव कर सकते हो। आप ना बाकी चीजें ना सोचो बेटा, डोंट थिंक। आपको मैंने बोला है यहाँ पर रुकने के लिए, मैंने बोला है, तो whosoever says आप बोलो अजय सर ने बोला, बोलो अजय सर ने बोला, नहीं तो मैंने नहीं पढ़ना। अजय सर ने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खत्म। whosoever says to you, whosoever, don't worry, आप मेरे पे बोलो अजय सर को, अजय सर से बात हुई, अजय सर ने बोला, मैंने बोला स्पेशली मेरे बात करने के लिए, मैंने बोला मेरे को पता है आपका नुकसान हो रहा है, नहीं तो मैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बता रहा हूँ। आपका नुकसान देख के फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी जिनका नहीं नुकसान है, जिनको पता है यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। आपसे बात की है ना, देयर मस्ट बी सम रीजन, नुकसान ना हो, मैनेज हो जाएंगी चीजें। आप पूछोगे, आप मैं जैसे आज ही बोला, मेरे को कितना टाइम लगा, 2-3 मिनट में मैंने आपको टॉपिक की आइडिया दे दिया। आप घर जाके करो उस टॉपिक को, आपको 50 तरह की चीजें कर लोगे आप उसमें से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म है, इसका अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे या कुछ इस तरह का, वो तो किया हुआ है। तो जो बचे हैं उनको करते रहो, आपका कैसे नुकसान हो जाएगा? जो चैप्टर चल रहा है वही कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा होगा वही कर लो, पूछ लो क्वेश्चन। कैसे फिर मैनेज? आप वो जो स्कूल में कर रहे हो वही यहाँ पे कर रहे हो, फिर कैसे मैनेज होगी? वैसे पूछ लो वो चीजें। 10-15 मिनट लगे, मैं बता दूंगा बेटा इसमें ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कोई टेंशन नहीं। एक सॉल्यूशन चैप्टर था जो उन्होंने नहीं किया था, इन्होंने एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं किया, बस ये 2 चैप्टर की बात है, ये सारे करवाने के बाद सॉल्व। आप जो स्कूल में चल रहा हो 2 महीने 2-2.5 महीने तक तो यही चीजें चल रही है बेटा, तब तक उन्होंने कोई और चैप्टर नहीं करवाने, क्या सारे करवाएंगे? तो फिर वो तो आ ही जाएगी चीजें। जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, फिर भी अगर आप मेरे को बताना चाहो बता सकते हैं। दिस वाज माय लिमिट, इसके आगे मैं नहीं बोल सकता। आप उसके बाद आपका जो मन कर रहा है, मैं दिस इज माय लिमिट। इसके बाद अब होना है जो आपके हाथ में, ऊपर वाले हाथ में, आई कांट हेल्प इट, ये मेरी लिमिट है बस। इसके बाद नहीं बोल सकता। इसके बाद हाँ नहीं सॉरी, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, मेरी लिमिट ही कर। आई कांट, मैं तो सॉरी आपके लिए बोल रहा हूँ बेटा, मेरे को सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं। सॉरी फॉर यू एक्चुअली, नॉट फ्रॉम मी। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रूली स्पीकिंग। मेरे को क्या फर्क, एक स्टूडेंट के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो फिर तो मेरा क्या नुकसान है? मेरे को सॉरी फील करके तो कोई फायदा ही नहीं है। और आपकी अपनी वो है, आप जो आपने सोचा है, आई डोंट नो क्या सोचा है आपने, या क्या थॉट प्रोसेस है, क्या चीजें सोची हैं, बट व्हाटएवर यू हैव थॉट, मेरे को लगता नहीं वो सही सोचा है। ये आपके लिए नहीं लॉन्ग, ठीक है? तो सॉरी फ्रॉम माय साइड, मैं तो ये बोल सकता हूँ, ठीक है? आप रहने दो, ठीक है? ओके।
श्रुति सुखमणि को बोलना है वो क्लास ज्वाइन करे, सुखमणि को बोलो क्लास ज्वाइन करे। Okay, fine. So we'll start with the next topic. Thermodynamics. ध्यान सकता है यहाँ पे देखो, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में दे हैव एनर्जी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर दे हैव एनर्जी। हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल में एनर्जी, ठीक है फाइन। वो एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी? अगर हम कंबस्शन ऑफ फ्यूल करें, इफ यू डू द कंबस्शन, अगर आप कंबस्शन करते हो, बर्निंग करते हो फ्यूल की, तो उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्या एनर्जी रिलीज होती है? हीट एनर्जी। फिर अगर फ्यूल्स की बात करते हैं, फ्यूल्स में बर्न करते हैं फ्यूल्स, तो उससे जो एनर्जी कन्वर्ट होती है दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। उससे जो एनर्जी मिलती है दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? फ्यूल की बर्निंग से मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट, एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, देयर इज अनदर थिंग आल्सो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, एटम्स और मॉलिक्यूल की एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो सकती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है फाइन। क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कैप्चर्ड एनर्जी है, वो जैसे लाइट चली गई, लाइट चली गई तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है, लाइट चलेगी तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है। इन्वर्टर ऑन होना यानी कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे ऐसे कई एनर्जीज हो सकती है। ये जो फिनोमिना, ये जो एनर्जीज की इंटर कन्वर्जन है, इसको जो ब्रांच डील करती है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इस तरह की एनर्जी की इंटर कन्वर्जन को डील करती है। कैसे डील करेगी? बाय यूजिंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होते हैं वो स्टडी करते हैं इन एनर्जी चेंजेस को इन ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक जिसमें कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो, मतलब एक से ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर कलेक्ट हो जाएं, दैट कलेक्शन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में जो भी आप एनर्जी चेंजेस होती है, इंटर कन्वर्जन होती है, उसको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टडी करते हैं, ठीक है। बट हाँ, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बताते कि कितनी जल्दी एनर्जी चेंजेस होंगी, कितनी स्पीड से ये एनर्जी चेंजेस होंगी, या क्या मैकेनिज्म है उस एनर्जी चेंज का केमिकल रिएक्शन के अंदर, क्या मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म से एनर्जी, उसको नहीं बताती थर्मोडायनेमिक्स। उसको केमिकल काइनेटिक्स बताती है, जो हम +2 में करें। सो इट इज थर्मोडायनेमिक्स, जिससे हमें पता चलेगा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें एनर्जी चेंज जो होती है वो कितनी एनर्जी कैलकुलेट करनी, कितनी एनर्जी होगी, या वो केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी बता, कितनी फिजिबिलिटी है उस केमिकल रिएक्शन के होने की, या उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी चेंज होती है। वो जो ब्रांच है वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम उसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये टर्म है सिस्टम, जैसे ये क्लास चल रही है जहां पे आप बैठे हो, वो पूरा सिस्टम है। इसके अलावा यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो जिस पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम के अलावा सारा पार्ट क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। तो यूनिवर्स के अंदर दो चीजें हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम जिसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, सराउंडिंग सिस्टम के अलावा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो
सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। बाउंड्री सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। बाउंड्री फिजिकल भी हो सकती है और नॉन फिजिकल, मतलब जो नजर ही ना आए ऐसी भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे क्लास में बैठे तो क्लास की दीवार क्या है? बाउंड्रीज। समझ आ गई बात? तो सराउंडिंग सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का सारा पार्ट सराउंडिंग, लेकिन हम सारे पार्ट को नहीं देखते, हम देखते हैं सिस्टम जहां तक अफेक्ट कर रहा है सराउंडिंग को, दैट इज कॉल्ड दैट कम्स अंडर सराउंडिंग। यानी कि ये क्लास में मैं बोल रहा हूं तो जहां तक आवाज जा रही होगी वहां तक वो सराउंडिंग को अफेक्ट कर रहा है, उसके आगे, क्योंकि पूरा इतना बड़ा यूनिवर्स थोड़ा स्टडी करेंगे। समझ? सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। वन इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, देन इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम, देन इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स बेसिकली। सिस्टम जो है दिस इज ऑफ 3 टाइप। कौन कौन सा? ओपन, देन क्लोज्ड, देन आइसोलेटेड। ठीक है, फाइन। ओपन सिस्टम वो है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। समझ आ गई? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, मैटर का भी एक्सचेंज। जैसे हॉट कप ऑफ कॉफी है, उसको बाहर रख दो तो वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अगर उसको उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं तो सिस्टम से सराउंडिंग को वेपर्स जा रहे हैं, तो मैटर का भी क्या होता है? एक्सचेंज। इज दैट क्लियर? क्लोज सिस्टम, उस कप ऑफ कॉफी को बंद कर दो, दैट्स अ क्लोज सिस्टम। समझ आ गई? आइसोलेटेड सिस्टम, कॉफी को थर्मस में डाल दो फिर बंद कर दो, आइसोलेटेड। मतलब ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज हो गया, वाटर वेपर्स का और एनर्जी। क्लोज सिस्टम जब मैंने ढक दिया तो वाटर नहीं जाएगा, तो मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ढक दिया है तो मैटर नहीं जा रहा है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना वाटर वेपर बाहर जा रहे हैं ना हीट एनर्जी, क्योंकि वो गर्म की गर्म रही कॉफी। दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। इज दैट क्लियर? ठीक है, फाइन। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, ऋषिका क्लियर है बेटा? ओके फाइन। हरमन क्लियर है? तीर्था क्लियर है? ओके फाइन। गुरमन्नत क्लियर है? सुखमनी जी क्लियर? हाँ जी सुखमनी। ओके फाइन, लिख लो। अब लिखो इसके आगे, राइट डाउन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हेडिंग लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट। Atoms and molecules contain atoms and molecules have energy. Atoms and molecules have energy. Have energy called chemical energy. Have energy called chemical energy. Have energy called chemical energy, which can be converted into different type of energies. Which can be converted into different type of energies. Number one, heat energy. For example, during burning. Number two, mechanical energy. For example, in the engine, engine, chemical energy is converted into, mechanical energy. Number three, electrical energy. For example,
For example, in the inverter, ज्योति इनको मैंने बोला है लिखते टाइम आपने कैमरा ऑन नहीं करना है, लेकिन जब आप सुन रहे हो तो आपने कैमरा ऑन करना है जब समझा रहा हूँ। तो आज इन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया था, तो नेक्स्ट टाइम से कैमरा ऑन रखें, लिखते टाइम इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल in the inverter chemical energy is converted into electrical energy. For example, in the inverter chemical energy is converted into electrical energy. Electrical energy. Next time देखो, thermodynamics deals with such energy changes. Full stop. The branch of chemistry which deals with the with such energy changes, the branch of chemistry which deals with such energy changes is called thermodynamics. Next line, thermodynamics does not deal with the rate at which such energy changes takes place. ज्योति मैंने मना किया बेटा कैमरा ऑन करने के लिए बच्चों को, क्योंकि जब लिखेंगे तो कैमरा ऑन ना करें, अदरवाइज क्लास के दौरान कैमरा ऑन करें जब समझा रहा हूँ। अभी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक बार फिर से बोलिए। दोबारा से बोलो, क्या लिखा है मैंने? Such energy thermodynamics does not deal with the rate at which such Thermodynamics does not deal with the rate at which such energy changes takes place. The rate at which such energy changes takes place. Such energy changes takes place, and the mechanism of chemical reaction and the mechanism of chemical reaction. Full stop. Next line देखो, the laws of thermodynamics deals with energy changes which takes place in the macroscopic system at equilibrium. Full stop. Next one. The equilibrium is a state. The equilibrium is a state at which the macroscopic properties remains constant. For example,
For example, pressure, comma, temperature, comma, volume. For example, pressure, comma, temperature, comma, volume, comma, composition, etc. Pressure, comma, temperature, comma, volume, comma, composition, etc. Composition, etc. Full stop. Laws of thermodynamics, full stop. Laws of thermodynamics can also be applied when one equilibrium state is converted, when one equilibrium state is shifted to another equilibrium state, equilibrium state. To another equilibrium state. Full stop. Full stop. Right. In thermodynamics, number one, we can calculate the amount of energy change in a chemical reaction, amount of energy change in a chemical reaction. Number two, whether the reaction takes place or not. Full stop. Right on next. Some important terms. Number one. System and surrounding. Some important terms. Number one, system and surrounding. Right. System is a part of universe which is under the investigation. System is a part of universe which is under the investigation. Full stop. The part of system, the part of universe other than the system, is called surrounding. Full stop. Next line. However, we take only that part of space in the surrounding, which is affected by the system. Full stop. Next line.
में लिखो, द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर, the system and surrounding are separated, the system and surrounding are separated from each other by the boundary. By the boundary which can be real or imaginary, which can be real or imaginary. Full stop. Write on next heading, type of systems. Types of system. Number 1, open system. Open system. It involves exchange of matter. It involves exchange of matter as well as energy. As well as energy with the surrounding. For example, hot cup of coffee placed uncovered. Full stop. Next one, number 2, closed system. Write down. It involves exchange of energy. But not matter. It involves exchange of energy but not matter with the surrounding. With the surrounding. With the surrounding. Full stop. Full stop. For example, hot cup of coffee covered with lid. Lid, L-I-D. Number 3, isolated system. It involves neither exchange of energy. Nor matter with the surrounding. Full stop. For example, coffee placed in thermos flask. For example, coffee placed in thermos flask. For example, coffee placed in thermos flask. For example, coffee placed in a thermos flask. ओके फाइन, आज के लिए इतना ही, ठीक है फाइन. दिस वाज अबाउट इट. थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया है, ठीक है. बड़ी मुश्किल से घर पे आप दोबारा से अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे पढ़ने में, लेकिन डेली पढ़ो. थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर डिफिकल्ट है, अगर आप ध्यान से नहीं दो समझोगे. इसमें फिजिक्स बहुत यूज होती है. हाफ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे. ये ओवरलैपिंग टॉपिक है. केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में सेम चीज पढ़ोगे. सेम चीज केमिस्ट्री में थी, सेम चीज फिजिक्स में. तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी कवर होती है, केमिस्ट्री में भी कवर होती है. आदि जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो केमिस्ट्री का है, वो फिजिक्स में नहीं आएगा.
ठीक है फाइन। तो हाफ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री है, बाकी फिजिक्स है। तो इसको जिनको फिजिक्स नहीं पसंद है या जिनको फिजिक्स नहीं समझ आती है उनको ये चैप्टर नहीं पसंद आता, शुरू वाला टॉपिक, ठीक है फाइन। तो फिजिक्स पसंद नहीं है तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव पे समझनी है, फिर आपको इजी लगेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है फाइन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। ओके।